हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार हैं और जानदार हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लासेस BODMAS रूल के ऊपर में ले चुकी है। यदि आपने अभी तक हमारी BODMAS वाली क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप कृपया उस लिंक पर जाकर आप हमारे इन तीनों वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम को। तो चलिए नंबर सिस्टम को चालू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि अंक क्या होते हैं। ठीक है, अंक क्या होते हैं। देखिए मैंने बोर्ड पर लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5 या 6, ये सब क्या है, हमारे अंक है। तो क्या 0 भी हमारा एक अंक है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ कि बिल्कुल सर 0 क्या है, हमारा एक अंक है। ठीक है, तो इसी आधार पर हम लोग नंबर सिस्टम का सबसे पहला पॉइंट समझते हैं पूर्णांक। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है हमारा, पूर्णांक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंटीजर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इंटीजर। ठीक है, देखिए हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा एक संख्या रेखा। ठीक है, हम लोगों ने बचपन में क्या पढ़ा था, एक संख्या रेखा। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है बेटा, यहां पर क्या है 0। ठीक है, और इधर में क्या है, अनंत है, और इस साइड में भी क्या है, अनंत है। बट इस साइड का अनंत कैसा है बेटा, धनात्मक। ठीक है, इधर कैसा है, पॉजिटिव इंफिनिटी है, और इस साइड में क्या है, माइनस इंफिनिटी है। ठीक है, तो देखिए पूर्णांक क्या होते हैं, संख्या रेखाएं पर उपस्थित संपूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक क्या होंगे, अर्थात इंटीजर्स क्या होंगे बेटा, कि ये जो हमारी संख्या रेखा है इस पर उपस्थित सभी संख्याएं हमारे लिए क्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी। देखिए उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपसे बोलूं क्या 1.2 एक पूर्णांक है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, 1.2 क्या है, पूर्णांक नहीं है। देखिए पूर्णांक का मतलब क्या है, पूर्ण अंक, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, मतलब ऐसा अंक जो पूर्ण हो। ठीक है, तो देखिए क्या 1.2 पूरा है क्या, नहीं। 1.2 पूरा है क्या, नहीं। पर यदि मैं यहां पर बोल दूं कि 1, क्या 1 पूर्णांक है, तो आप बोलेंगे हाँ कि 1 जो है वो क्या है, अपने आप में पूर्णांक है। यदि देखिए मैं यहां पर बोल दूं -1, क्या -1 पूर्णांक है, तो आप बोलेंगे कि हाँ कि जो -1 है वो क्या है, पूर्णांक है। यदि मैं यहां पर लिख दूं 25, क्या 25 एक पूर्णांक है, तो आप बोलेंगे कि हाँ 25 क्या है, एक पूर्णांक है। यदि मैंने यहां पर लिख दिया -75, क्या -75 भी एक पूर्णांक है, तो आप बोलेंगे कि हाँ -75 भी क्या है, एक पूर्णांक है। अर्थात पूर्णांक हम किसको बोलेंगे कि संख्या रेखा पर उपस्थित, ठीक है, संख्या रेखा पर उपस्थित संपूर्ण संख्याएं। ठीक है, संख्या रेखा पर उपस्थित संपूर्ण रेखाएं जो पूर्ण हो। ठीक है, संख्या रेखा पर उपस्थित सभी संख्याएं जो पूर्ण हो, ऐसी संख्या क्या कहलाएगी बेटा, पूर्णांक कहलाएगी, या फिर क्या कहलाएगी, इंटीजर। देखिए क्या यहां पर ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो आप बोलेंगे कि हाँ कि सर यहां पर क्या है, ऋणात्मक संख्याएं भी है। क्या पूर्णांक में 0 शामिल है, तो आप बोलेंगे कि हाँ पूर्णांक में 0 भी शामिल है। और यदि मैं आपसे बोलूं क्या पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं भी शामिल है, तो आप बोलेंगे कि हाँ कि पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं भी शामिल हैं। तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्णांक में हमारे पास धनात्मक संख्याएं भी शामिल है, ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल है, और शून्य भी शामिल है। चलिए देखते हैं अब इसको आगे हम लोग। ठीक है, यदि आप इसको लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं। मैं बोल रहा हूं कि इंटीजर अर्थात पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक वे पूर्ण संख्याएं हैं जो संख्या रेखा पर उपस्थित होती है, तथा जो पूर्णांक होते हैं ये धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, और शून्य भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इंटीजर का मतलब क्या समझा कि जो संख्याएं धनात्मक हो, जो संख्याएं शून्य है, तथा जो संख्याएं क्या है, ऋणात्मक है, ये पूरी की पूरी है ना, ये तीनों संख्याएं मिलाकर के क्या बन गई है बेटा, इंटीजर। अर्थात क्या बन गई है, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक बन गई है। चलिए अब हम इसका फैक्टर 2 समझ लेते हैं। फैक्टर 2 हमारे पास में क्या आएगा, ठीक है, देखिए फैक्टर 2 हमारे पास में आएगा बेटा प्राकृत संख्याएं। ठीक है, अब क्या समझेंगे हम लोग, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, और इंग्लिश वाले बच्चे इसको लिखेंगे नेचुरल नंबर।
ठीक है, देखिए अब नेचुरल नंबर क्या होता है, चलिए नेचुरल नंबर को समझ लेते हैं। ठीक है, जिन सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम समझने के लिए आपको सबसे पहले हमेशा पूर्णांक को समझना आवश्यक है। ठीक है, मैं एक बार आपको और अच्छे से समझा देता हूं कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक वे सभी संख्याएं हैं जो संख्या रेखा पर उपस्थित होती हैं। ठीक है, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे वो शून्य हो। और यदि आपसे कोई बोले क्या 1.2 क्या दशमलव में दी हुई संख्या पूर्ण संख्या है, तो आप बोलेंगे नहीं, दशमलव में दी हुई संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसी संख्याएं जो अपने आप में पूर्ण अंक हो, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, वे सभी संख्या क्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्राकृत नंबर अर्थात नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो वे संख्याएं है ना, ठीक है, वे संख्याएं जो धनात्मक होती है। ठीक है, वे संख्याएं जो धनात्मक होती है। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने आपको क्या बोला था कि नेचुरल नंबर क्या होंगे बेटा, कि वे संख्याएं जो धनात्मक होती है। अब देखिए धनात्मक संख्या किधर में होगी बेटा, इधर 0 से लेकर के पॉजिटिव संख्याओं तक। ठीक है, देखिए अगर आपको यहां पर ये संख्या रेखा नहीं दिख रही है तो मैं एक बार यहां पर और बना देता हूं संख्या रेखा। यहां पर 0, इधर में है धनात्मक संख्या है अनंत तक, और इधर में क्या है, ऋणात्मक संख्या है अनंत तक। तो प्राकृत संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी बेटा, वे संख्याएं है ना, प्राकृत संख्या क्या होगी, वे संख्याएं जो धनात्मक होती है। ठीक है, वे संख्याएं जो धनात्मक होती है, ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर या क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्याएं। और इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 10 11 इधर से लेकर के अनंत तक। ठीक है, समझ गए आप लोग प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो वे नंबर जो धनात्मक संख्याएं होते हैं 1 से लेकर के अनंत तक, वे सभी क्या होते हैं, प्राकृत संख्याएं होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग समझ लेते हैं बेटा, तीसरा हमारे पास में फैक्टर आता है होल नंबर। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में क्या आता है बेटा, होल नंबर। और होल नंबर में क्या आता है बेटा, देखिए ये यहां पर देखिए होल नंबर में क्या आएगा, 0 से लेकर के धनात्मक वाली संपूर्ण संख्याएं, अर्थात इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे बेटा, देखिए 0 1 2 4 5 6 दिस इंफिनिटी तक। ठीक है, तो देखिए एक बार और अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि पूर्णांक क्या कहलाएगा। तो संख्या रेखा पर उपस्थित है ना, संख्या रेखा पर उपस्थित संपूर्ण संख्याएं है ना, जो अपने आप में पूर्ण हो, ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, इंटीजर या क्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद में हम समझ लेते हैं कि प्राकृत संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर क्या होंगे। तो वे सभी संख्याएं है ना, वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर धनात्मक मान दर्शाती हैं, ठीक है, वे हमारे लिए क्या कहलाएंगी, प्राकृत संख्याएं। और देखिए इसका एग्जांपल क्या है, 1 2 3 4 5। क्या यहां पर देखिए क्या -1 प्राकृत संख्या है क्या, हाँ आप मुझे बताइए, क्या -1 है ना, देखिए क्या -1 -2 -3 -4 -5 क्या ये प्राकृत संख्या है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या हमारे लिए क्या है, संख्या रेखा पर उपस्थित वे संख्याएं जो धनात्मक मान दर्शाती है। ठीक है, संख्या रेखा पर उपस्थित वे संख्याएं जो धनात्मक मान दर्शाती हैं, वे हमारे लिए क्या कहलाएगी बेटा, प्राकृत संख्याएं है ना। देखिए -1 -2 -3 -5 ये सभी क्या है, ऋणात्मक मान दर्शाती है। ठीक है, ये सभी क्या दर्शाती है बेटा, ऋणात्मक मान दर्शाती है, इसलिए ये क्या है, ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो प्राकृत संख्या हमारे लिए कहां से है बेटा, 1 से लेकर के अनंत तक। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर। होल नंबर कहां से चालू होता है, देखिए संख्या रेखा पर उपस्थित 0 से लेकर के अनंत तक कुल संख्या। देखिए प्राकृत संख्या में क्या 0 शामिल है क्या, नहीं। क्या यहां पर 0 शामिल है क्या, नहीं। बट होल नंबर में क्या है, यहां पर 0 भी शामिल है। ठीक है, तो होल नंबर क्या हो जाएंगे बेटा हमारे लिए, कि संख्या रेखा पर उपस्थित 0 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं हमारे लिए क्या बन जाएगी, होल नंबर बन जाएगी। चलिए बच्चों, इन
बोर्ड पे जो आपके लिए लिखा हुआ है आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सभी डेफिनेशन दी हुई है पूर्णांक संख्या की, प्राकृत संख्या की और पूर्ण संख्या की। ठीक है, मैं इसको एक बार और आपको समझा देता हूँ अच्छे से, ताकि आप मेरे बार बार समझाने के प्रयास से आप इसको लंबे समय तक याद करके रख सके। ठीक है, देखिए ये एक संख्या रेखा है, यहाँ पर शून्य है, इधर में इस साइड में दी हुई है ऋणात्मक संख्या है और इस साइड में दी हुई है धनात्मक संख्या है। ठीक है, तो देखिए पूर्णांक यहाँ पर क्या है कि वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर उपस्थित है, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे वो शून्य ही क्यों ना हो, ये सब संख्या क्या कहलाएगी बेटा? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। ठीक है, और प्राकृत संख्या क्या कहलाएगी? वे संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ धनात्मक संख्या है। ठीक है, वे संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ धनात्मक संख्या है, वे संख्या क्या कहलाएगी? नेचुरल नंबर कहलाएगी। और होल नंबर क्या कहलाएगा बेटा? कि वे सभी संख्याएं जो शून्य से लेकर के अनंत तक है। ठीक है, देखिए प्राकृत संख्या में क्या शून्य शामिल है क्या? नहीं। ठीक है, प्राकृत संख्या में शून्य शामिल नहीं है, ना ही ऋणात्मक संख्या है, ना ही केवल ऋणात्मक, ना ही शून्य है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, परंतु पूर्ण संख्या में शून्य शामिल है। यहां पर क्या शून्य आता है क्या? तो हाँ, देखिए यहां पर शून्य आता है, किंतु क्या यहां पर ऋणात्मक संख्या भी शामिल है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं, कि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं है। ऋणात्मक संख्या कहां पर शामिल है बेटा? सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक में। ठीक है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सब डेफिनेशंस को और इनके सभी एग्जांपल्स को आप याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम समझेंगे कि इवन नंबर क्या होते हैं या फिर सम संख्याएं क्या होती है। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर अर्थात सम संख्याएं। ठीक है, देखिए सम संख्याएं क्या होती है? तो वे सभी संख्याएं, ठीक है बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होने वाला है कि सम संख्याएं क्या होती है। देखिए यदि आप हमारी इस बेसिक क्लास को अगर आप ले लेते हैं तो पक्का आपको नंबर सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी और ना ही आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए टॉपिक पर वापस आते। देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? इवन नंबर अर्थात सम संख्याएं। तो देखिए सम संख्याएं क्या होती है? देखिए सम संख्या इवन नंबर सुनने से ही क्या लगता है? मतलब ऐसी संख्याएं जो जी या फिर जिसका दो में भाग चला जाए, या फिर ऐसी संख्या है जिसमें दो का भाग चला जाए, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी हमारे लिए? इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर हमारे लिए क्या कहलाएगी? ऐसी संख्याएं जिसमें दो का पूर्णतः भाग चला जाए। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। क्या क्या इसके एग्जांपल हो जाएंगे बेटा? देखिए क्या दो में दो का भाग चला जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ कि सर इवन नंबर जो है दो में दो का पूरा भाग चला जाएगा। देखिए क्या चार में दो का पूरा भाग चला जाएगा? तो बोलेंगे हाँ सर, चार में दो का पूरा भाग चला जाएगा। एक बात बताइए, क्या 5 में 2 का पूरा भाग चला जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर। देखिए क्या होगा, 2 में 2 का भाग पूरा चला जाएगा, 4 में 2 का भाग पूरा चला जाएगा, किंतु इस 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो क्या 5 इवन नंबर है क्या? नहीं। तो 5 इवन नंबर क्यों नहीं है बेटा? सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता। ठीक है, देखिए 4 हो गया, फिर उसके बाद में 6, 8, 10, 12 एंड etc, ये हो जाएगा अनंत तक। अर्थात इवन नंबर या सम संख्याएं वे संख्याएं हैं जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए। अब मुझे बताइए क्या 3 एक इवन नंबर है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं। क्या 4 एक इवन नंबर है? तो बोलेंगे आप हाँ।
और मैं यदि बोल दूं कि 7 इवन नंबर है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, ये 7 इवन नंबर क्यों नहीं है बेटा? क्यों? क्योंकि 7 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए क्या है, 7 जो है ये इवन नंबर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ऑड नंबर। चलिए अब लिखते, अब अगला टॉपिक रहेगा हमारा बेटा ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, विषम संख्याएं। अर्थात विषम संख्या क्या होगी बेटा, तो वे ऐसी सभी संख्याएं, है ना, वे ऐसी सभी संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, वे सभी संख्या क्या कहलाएगी, ऑड नंबर। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। ठीक है, तो ऑड नंबर हमारे लिए क्या बन जाएगा बेटा, कि ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, वे हमारे लिए क्या कहलाएगी, विषम संख्याएं। और इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे बेटा, देखिए 3, 7, 5, 9, 11, 13, ये अनंत तक। ठीक है, तो देखिए क्या 3 में 2 का भाग चला जाता है क्या, नहीं। क्या 7 में 2 का भाग चला जाता है क्या, नहीं। 5 में जाता है क्या, नहीं। अर्थात 3, 7, 5, 9, 2, 11, 13 ये सब क्या है, हमारे लिए ऑड नंबर है। यदि मैं आपसे पूछूं क्या 4 ऑड नंबर है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर, 4 जो है वो ऑड नंबर नहीं है। क्यों 4 ऑड नंबर नहीं है बेटा, क्योंकि 4 में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, इसलिए 4 ऑड नंबर नहीं है, बल्कि 4 क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अब सीधा प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अभाज्य सभी संख्याएं जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए, तो वे सभी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या कहलाएगी बेटा, कि वे सभी संख्याएं, ठीक है, वे सभी संख्याएं जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी और अन्य संख्या का भाग न जाए। ठीक है, देखिए अब इसके एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। मुझे बताइए क्या 2 प्राइम नंबर है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ। देखिए आप 2 के बारे में एक बात नोट कर लीजिए कि 2 जो है, ठीक है, 2 क्या है, एक अपने आप में प्राइम नंबर भी है और साथ में क्या है, ये इवन नंबर भी है। ठीक है बेटा, इसको आप कहीं पर अलग से नोट कर लेंगे। ठीक है, कि जो 2 है, देखो बेटा 2 इवन नंबर कैसे है, इवन नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है कि इवन नंबर वे सभी नंबर हैं जिनमें 2 का पूर्णतः भाग चला जाता है। देखिए क्या 2 में 2 का पूर्णतः भाग चला जाता है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ कि 2 में 2 का पूर्णतः भाग चला जाता है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि 2 जो है हमारे लिए क्या बन जाएगा बेटा, इवन नंबर। बट प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी क्या बोलती है कि वे सभी संख्याएं जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग न जाए। तो देखिए 2 में और किस किस संख्या से भाग जाएगा बेटा, देखिए 2 में सिर्फ और सिर्फ 2 से भाग जाएगा और 1 से भाग जाएगा। तो इस डेफिनेशन के अनुसार से 2 क्या है, एक प्राइम नंबर भी है। ठीक है, आप इसको अलग से कहीं लिख लीजिए कि 2 जो है अपने आप में एक प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं 3।
ठीक है, देखिए 3 में किसी और संख्या का भाग जाएगा क्या 3 और 1 के अलावा, तो आप बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो 3 का इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा 5, 5 में भी किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। अब देखिए मैं यहां पर लिख दूं 6। ठीक है, मैंने यहां पर अगला एग्जाम्पल क्या लिख दिया 6। क्या 6 एक प्राइम नंबर है क्या? हाँ, क्या 6 एक प्राइम नंबर है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है बेटा 6 एक प्राइम नंबर? सर क्यों? क्योंकि 6 के अलावा 1 का तो भाग जाएगा ही जाएगा, 6 का भी भाग जाएगा, बट 6 में 2 का भी भाग जाएगा और 3 का भी भाग जाएगा, इसलिए क्या होगा 6 एक प्राइम नंबर नहीं होगी। ठीक है, तो प्राइम नंबर का आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर वे सभी संख्याएं जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। देखिए मैंने लिख दिया यहां पर 11। क्या 11 एक प्राइम नंबर है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ। क्यों है भाई 11 एक प्राइम नंबर? सर 11 प्राइम नंबर इसीलिए है क्योंकि 11 में एक और सिवाय 11 के किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। देखिए क्या 11 में 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं। 1 का जाएगा क्या? हाँ। 3 का जाएगा क्या? नहीं। 4 का भी नहीं, 5 का भी नहीं, 6 का भी नहीं, 7 का भी नहीं, 8 का भी नहीं, 9 का भी नहीं और 10 का भी नहीं। अब सीधा किसका जाएगा? सीधा 11 का ही भाग जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा 11 भी क्या हो जाएगी हमारी प्राइम नंबर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होगी? तो वे सभी संख्याएं, ठीक है, वे सभी संख्याएं जो अभाज्य नहीं है। ठीक है, वे सभी संख्याएं जो अभाज्य नहीं है। ठीक है, वे सभी संख्याएं जो अभाज्य नहीं है वे क्या है? भाज्य संख्याएं। अब इसके एग्जांपल देखिए। देखिए क्या 2 एक अभाज्य संख्या है क्या? तो हाँ बोलेंगे हाँ सर। 2 तो एक अभाज्य संख्या है। क्या 3 एक अभाज्य संख्या है? तो आप बोलेंगे हाँ सर 3 भी एक अभाज्य संख्या है। पर 4, क्या 4 एक अभाज्य संख्या है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर, 4 जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इसमें 2 का भाग, 4 का भाग और 1 का भाग चला जाता है। तो हमारी भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या बोलती है बेटा? कि वे सभी संख्याएं जो अभाज्य नहीं है। तो देखिए 4 अभाज्य है क्या? नहीं। तो 4 क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? 6, 8। अब देखिए क्या यहां पर 9 में लिख दूं क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर। क्या 9 एक भाज्य संख्या है? तो आप बोलेंगे हाँ सर 9 क्या है? एक भाज्य संख्या है। अब 9 भाज्य संख्या क्यों है बेटा? सिर्फ 9 भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि देखिए 9 में 1 का भी भाग चला जाएगा, 9 में 9 का भी भाग चला जाएगा और साथ ही साथ 9 में 3 का भी भाग चला जाएगा। इसीलिए 9 जो है एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इसके एक और एग्जाम्पल हो सकते हैं। 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया और 20 हो गया। ठीक है, और ये कहां तक चला जाएगा? अनंत तक। ठीक है, चलिए बच्चों नंबर सिस्टम के हम अगले फैक्टर को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला फैक्टर है हमारे पास में को प्राइम नंबर अर्थात सह अभाज्य संख्या। मतलब देखिए सह अभाज्य संख्या नाम से स्पष्ट होता है कि मतलब यहाँ पर क्या होगी? 2 संख्याएं होगी। ठीक है, चलिए मैं क्या काम करता हूँ, इन दोनों संख्याओं को कुछ मान लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास में कुछ संख्या है बेटा, एक ए है और एक क्या है? बी है। देखिए अभी तक आप लोगों ने HCF और LCM नहीं पढ़ा है, बस आप एक नॉलेज के तौर पे इस बात को समझ लीजिए कि जैसे कि ए और बी है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 और 7। ठीक है, 5 और 7। यदि मैं आपको बात करूं कि क्या 5 और 7 का महत्तम समापवर्त कितना होगा? तो आप बोलेंगे कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, 5 और 7 का महत्तम समापवर्त कितना होगा बेटा? 1 होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मैं बोलूंगा कि सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा। ठीक है, सह अभाज्य संख्या क्या होगी बेटा? ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनके महत्तम समापवर्त अर्थात HCF का मान कितना हो? 1 हो। तो वे संख्याओं का जोड़ा क्या कहलाएगा बेटा? सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा, ठीक है, आप लिख लीजिए या फिर मैं भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए।
ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF कितना हो, जिसका HCF 1 हो। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के तौर पर यहां पर मैंने लिख दिया 5 और 9। ठीक है, 5 और 9, 5 कैसी है बेटा, एक अपने आप में प्राइम नंबर भी है। ठीक है, और 9 क्या है बेटा, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिपेंड नहीं करता कि कोई संख्या प्राइम नंबर है या फिर इवन नंबर है। ठीक है, को प्राइम नंबर में ये चीजें डिपेंड नहीं करती कि संख्या अभाज्य है, विषम है, सम है, अभाज्य है, भाज्य है, इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर डिपेंड करता है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ HCF पर। ठीक है, तो को प्राइम नंबर क्या है बेटा, सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याओं का जोड़ा है जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल कितने हो गए, 5 और 9 हो गया, 7 2 हो गया, है ना, 4 और 3 हो गया, 8 और 5 हो गया, 13 और 11 हो गया। ठीक है, etc। इसके एग्जांपल क्या हो गए, ये 5 9 7 2 4 3 8 5 एंड 12 एंड 13। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से समझ गए हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, सहअभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनके HCF का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो वे संख्या क्या कहलाएगी, को प्राइम नंबर कहलाएगी। चलिए अब हम अगला फैक्टर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला फैक्टर क्या होता है बेटा, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ठीक है, देखिए मैंने संख्या को मान लिया, एक संख्या क्या है, A है, और एक संख्या क्या मान लिया बेटा मैंने, B। तो परिमेय संख्या क्या होगी कि जिनको, ठीक है, जिनको क्या काम होगा, हम P/Q अर्थात अंश बटा हर, ठीक है, क्या हो जाएगा, अंश बटा हर, जिस फॉर्म में हम इसको लिख सके। मतलब वे सभी संख्याएं या ऐसी सभी संख्याएं जिसे हम P/Q या अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सके, वे सभी संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। देखिए इसके एग्जांपल समझ लीजिए, क्या लिखा है मैंने 1। क्या 1 एक परिमेय संख्या है? तो आप बोलेंगे कि सर हाँ, कि 1 जो है, 1 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो बोलेंगे भाई कैसे 1 कैसे एक परिमेय संख्या है? तो देखिए इधर, देखिए यहाँ पर एक मैथ्स का रूल काम क्या करता है कि यदि कोई संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखा है ना, यदि किसी संख्या के हर में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है कि उसके हर के नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा, 1। जैसे कि देखिए ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5, तो मैं 5 को कैसे लिख सकता हूँ, 5/1। ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने 1, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1। इसका मतलब कि किसी भी नेचुरल नंबर, है ना, किसी भी प्राकृत संख्याओं के हर में यदि कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके हर में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 111। ठीक है, इसको मैं अंश बटे हर के फॉर्म में कैसे लिख दूंगा, 111/1। मतलब जितनी भी नेचुरल नंबर होंगी वे सभी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, अब देखिए मैंने लिख दिया 1/2। देखिए 1/2 क्या अपने आप में एक परिमेय संख्या है क्या? तो आप बोलेंगे सर हाँ, 1/2 जो है ये भी क्या है, अपने आप में एक परिमेय संख्या है। अरे भाई जब परिमेय संख्या है तो ये कैसे एक परिमेय संख्या है? चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा है हमसे, देखिए 1.2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा, 12/10। देखिए ये यहाँ पर 10 के फैक्टर्स का एक काम करता है कि जब भी किसी संख्या में 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, किसी संख्या में अगर उसका भाग दे रहे हैं तो क्या काम होगा, जितने उसके पास में शून्य होंगे, ठीक है, उतनी संख्याओं के बाद में क्या हो जाएगा, दशमलव का चिन्ह लग जाएगा। मतलब 1.2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, 1.2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12/10। ठीक है, तो क्या इसके अनुसार से 3.2, क्या 3.2 भी परिमेय संख्या है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, कि 3.2 जो है ये भी क्या है, अपने आप में एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि हम इसको P/Q अर्थात अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 3.2 को हम कैसे लिखेंगे, 32/10। देखिए यहाँ पर भी 10 के फैक्टर्स का क्या काम आया कि जितने जीरो होंगे उतनी संख्या के बाद में क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं बस।
देखिए अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये देखा है आपने पाई, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 22/7, ठीक है 22/7, परंतु ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं 3.14, ठीक है 3.14। देखिए पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है और 3.14 भी होती है, बट यदि आपसे कोई पूछे क्या पाई एक परिमेय संख्या है क्या, तो आप बोल देंगे कि नहीं, कि पाई जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। तो पाई एक परिमेय संख्या क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि पाई का जो ये मान दिया हुआ है 22/7 या 3.14, ये जो है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू हम लोगों ने इसको अप्रॉक्स माने हैं, इसीलिए 22/7 ये जो है पाई की अप्रॉक्स वैल्यू है और 3.14 ये भी इसकी क्या है अप्रॉक्स वैल्यू है। इसलिए जो पाई है, पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, जबकि पाई क्या है पाई क्या है बेटा एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। यदि मैंने आपसे बोला क्या √2 एक परिमेय संख्या है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर, कि जो √2 है वो एक परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए भाई, हम इसको परिमेय संख्या क्यों नहीं बोल सकते, हम √2 को परिमेय संख्या इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हम इसे p/q के फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी सभी संख्याएं, ठीक है, ऐसी सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए बच्चों, आज की हमारी क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया होगा, और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी अपनी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे और भी बच्चे इस नवोदय की फ्री क्लास का लाभ लें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, ठीक है। देखिए बच्चों, आज की क्लास पर आधारित ये कुछ होमवर्क दिया हुआ है, कृपया करके आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको घर में आप सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और हाँ, साथ ही साथ मैं देख रहा हूं कि आप अभी तक कमेंट में अपने आंसर्स नहीं लिख रहे, तो प्लीज मैंने जितना भी आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया है, आप उन क्वेश्चन के आप सभी आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि आपको भी समझ में आए और मैं उन कमेंट्स को चेक करूंगा और आपके आंसर को वेरीफाई करूंगा। यदि आपका आंसर वेरीफाई होगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़िए, गुड लक।